हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज है 4 दिसंबर 2023 और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 4 दिसंबर 2023 से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला अपडेट है कि हाल ही में सौरभ गांगुली को बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो इससे कुछ की पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो सौरभ गांगुली सभी जानते हैं, भारत के पूर्व कप्तान और क्रिकेटर और पूरे बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। हाल ही में उन्हें पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर सौरभ गांगुली सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। इसकी घोषणा अभी हाल ही में बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट हुई थी, उसके दौरान की गई थी। 2 दिवसीय बंगाल ग्लोबल बिजनेस शिखर सम्मेलन 21 और 22 नवंबर को कोलकाता में आयोजित किया गया था। यह इसका 7वां संस्करण था। इससे पहले 6 बार आयोजित हो चुका है। 7वां 2 दिवसीय बंगाल ग्लोबल बिजनेस शिखर सम्मेलन 21 और 22 नवंबर को 2023 में कोलकाता में आयोजित किया गया। इसमें 35 देशों की कई कंपनियों ने इस समिट में हिस्सा लिया, जिसमें यूएसए, यूके, दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जर्मनी शामिल हैं। आज का नेक्स्ट अपडेट है कि हाल ही में कंचन देवी एक पूर्व इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी हैं। इनको भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद यानी इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन ICFRE की पहली महिला DG महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो कंचन देवी जो है वो मध्य प्रदेश कैडर 1991 बैच की भारतीय वन सेवा यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी हैं। हाल ही में इनको भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद यानी इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन की DG के रूप में नियुक्त किया गया है। ICFRE का जो मुख्यालय देहरादून में है। अब ICFRE करता क्या है, तो ये भारत सरकार, राज्य सरकार, किसानों, उद्योगों और शिक्षाविदों सहित विभिन्न लोगों को वानिकी अनुसंधान और प्रौद्योगिकियों पर सलाह देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यह संस्थान वन संरक्षण के क्षेत्र में उभरती हुई चुनौतियों का समाधान भी करता है। आज का नेक्स्ट अपडेट है कि हाल ही में पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की सदस्यता के लिए आवेदन किया है। इसके कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो हाल ही में पाकिस्तान ने औपचारिक रूप से उभरते हुए देशों की ब्रिक्स क्लब में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। और इस बात की पुष्टि इस्लामाबाद की अपनी साप्ताहिक समाचार ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मुमताज़ जहरा बलूच ने की थी। तो ब्रिक्स के बारे में देख लेते हैं। ब्रिक्स क्या है? तो ब्रिक्स दुनिया की शीर्ष उभरती हुई अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संगठन है, जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। अब इसकी संगठन कैसे बना था, ब्रिक्स कैसे बना था? तो ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जिम ओ'नील ने ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन 4 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए 2001 में BRIC शब्द का आविष्कार किया था। 2006 में उद्घाटन साथ ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान संगठन को औपचारिक रूप दिया गया था। यानी 2001 में ब्रिक का आविष्कार हुआ था, लेकिन 2006 में इस संगठन को औपचारिक रूप दिया गया था। और 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल हो गया, तो जिसके बाद ब्रिक का नाम विस्तार करते हुए इसे ब्रिक्स कर दिया गया। यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब ब्रिक्स के बारे में देखें तो ब्रिक्स समूह दुनिया के 5 प्रमुख विकासशील देशों का समूह है। यानी जो टॉप के जो विकासशील देश हैं अभी वर्ल्ड के, जो कि ग्लोबल पॉपुलेशन का 41% और ग्लोबल GDP का 24% और ग्लोबल ट्रेड का 16% होल्ड करते हैं। आज का नेक्स्ट अपडेट है कि 2020 से अब तक भारत को अपने पड़ोसी देशों से 1 लाख करोड़ के FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से कुल 50% को ही मंजूरी दी गई। तो इसके कुछ की पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो 2020 से अब तक लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव भारत के पड़ोसी देशों से भारत को मिले हैं, जिसमें से केवल आधे प्रस्तावों को ही मंजूरी दे दी गई है। बाकी या तो प्रस्ताव लंबित हैं, या फिर उन्हें वापस ले लिया गया, या फिर उनको रिजेक्ट कर दिया गया। FDI किन देशों से प्राप्त हुए? उन देशों का नाम देखें तो चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान है। अप्रैल 2020 से सितंबर 2023 तक चीन से लगभग $2.5 अरब का FDI आया था, जिसमें मुख्यतः भारी मशीनरी, ऑटोमोबाइल, ऑटो कलपुर्जों का निर्माण शामिल था। इसके अलावा कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, लाइट इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, व्यापार, ई-कॉमर्स और विनिर्माण जो मतलब कि
निर्माण के भी प्रस्ताव आए थे। तो जिनमें से भारत ने 50% को मंजूरी दी है, लेकिन 50% या तो अभी होल्ड पे डाल दिए हैं, या उनको रिजेक्ट कर दिया है, या फिर जहाँ से FDI आया था उन्होंने खुद ही उसे वापस ले लिया है। तो आज का नेक्स्ट अपडेट है कि हाल ही में शतरंज खिलाड़ी प्रज्ञानंद, हर कोई जानता है इनको, और इनकी बहन है वैशाली, दुनिया की पहली भाई बहन की ग्रैंड मास्टर जोड़ी बन गई है। इसी कुछ की पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो भारतीय शतरंज खिलाड़ी वैशाली रमेश बाबू स्पेन में एल लोब्रेगेट ओपन में ग्रैंड मास्टर खिताब जीतने वाली देश की तीसरी महिला खिलाड़ी बनी है, और इसके साथ ही वो अपने भाई आर प्रज्ञानंद के साथ मिलकर दुनिया की पहली भाई बहन की ग्रैंड मास्टर की जोड़ी बन गई है। वैशाली रमेश बाबू ने शुक्रवार को 2500 ELO रेटिंग अंक पार करने के बाद यह हासिल किया, और वो देश की 84वीं ग्रैंड मास्टर हैं। कोनेरू हम्पी और डी हरिका भारत की 2 अन्य महिला हैं जो ग्रैंड मास्टर खिलाड़ी हैं। अगर हम शतरंज की ELO रेटिंग प्रणाली की बात करें तो ELO रेटिंग प्रणाली शतरंज जैसे खेलों में खिलाड़ियों के कौशल स्तर की गणना करने की एक विधि है। तो आज का नेक्स्ट अपडेट है कि हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन में PM मोदी की भूमिका पर प्रकाश डालने वाली पुस्तक रेजिलिएंट इंडिया का विमोचन किया है। इन्होंने बुक लॉन्च की है हाल ही में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 6वें आपदा प्रबंधन वैश्विक सम्मेलन के दौरान इस पुस्तक का विमोचन किया, और जो PM मोदी की भूमिका पर प्रकाश डालने वाली बुक है रेजिलिएंट इंडिया। और 6वें आपदा प्रबंधन वैश्विक सम्मेलन की बात करें तो 1 दिसंबर 2023 से होने वाले सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधि, विशेषज्ञ और वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं। और इसका मुख्य मुद्दा वही है कि आपदा प्रबंधन में आपदा आए तो कैसे निपटना चाहिए, उसके पहले क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, ये सब चीज़ें इसमें डिस्कस की जाती हैं। आज का नेक्स्ट अपडेट है कि हाल ही में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी क्रूज जहाज क्लासिकल इंपीरियल का उद्घाटन किया है। तो इसे की पॉइंट्स से देखें तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कोच्चि में एक लग्जरी क्रूज जहाज क्लासिकल इंपीरियल का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया है। कोई कारोबारी है निथीश के जॉन, जिनकी ये परियोजना है, और ये जहाज केरल में निर्मित अपनी तरह का सबसे बड़ा जहाज है, जिसमें एक समय में 150 लोग समायोजित हो सकते हैं, यानी कि एक समय पर 150 लोगों को कैरी कर सकता है जहाज। काफ़ी लग्जरी जहाज है, जिसको नितिन गडकरी जी ने हाल में ही यही लॉन्च किया है। आज का नेक्स्ट अपडेट है कि केंद्र सरकार ने ITBP के महानिदेशक अनीस दयाल सिंह को सौंपा CRPF का अतिरिक्त प्रभार। तो इस की पॉइंट को देख लेते हैं। तो मणिपुर कैडर के 1988 बैच के IPS अधिकारी अनीस दयाल सिंह को CRPF का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वो CRPF DG का पदभार संभालेंगे। वर्तमान के जो CRPF DG हैं SL थाउसेन 30 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। CRPF की बात करें तो 3,25,000 कर्मियों के साथ देश का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है। इसे नक्सल विरोधी अभियान चलाने, आंतरिक सुरक्षा में देश के विभिन्न कर्तव्यों को निभाने के लिए तैनात किया जाता है। ITBP की बात करें तो इसमें लगभग 90,000 कर्मी हैं, और ITBP मुख्य रूप से चीन के साथ 3,488 किलोमीटर लंबी LAC की रक्षा के लिए जिम्मेदार है। आज का नेक्स्ट अपडेट है कि 7वें नेशनल गेम्स में ओलंपिक तैराक श्रीहरि नटराज को सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट चुना गया है। इसे कुछ की पॉइंट को देखें। ओलंपिक तैराक श्रीहरि नटराजन के बारे में जान लेते हैं। तो ओलंपिक तैराक श्रीहरि नटराज 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज विजेता हैं। इनको 7वें नेशनल गेम में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट चुना गया है। जबकि जिम्नास्ट संयुक्ता प्रसेन काले और प्रणति नायक, दोनों को 4 गोल्ड और 1 सिल्वर मिला हुआ है, को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट चुना गया है। तो वर्ष 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेल प्रायोजित हैं। तो इनको उत्तराखंड में होंगे। तो अभी हाल ही में उत्तराखंड हल्द्वानी में PT उषा की अध्यक्षता में एक भारतीय ओलंपिक संघ की बैठक हुई थी, जिसमें तय किया गया कि 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में आयोजित किए जाएंगे। तो आज का नेक्स्ट अपडेट है कि हाल ही में केरल राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म यानी RT पर्यटन मिशन को यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन यानी UNWTO से वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई है।
यह मान्यता पर्यावरण अनुकूल पर्यटन के प्रति मिशन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं तो आगे पता चलेगा अभी। तो UNWTO किन किन बिंदुओं पर मान्यता प्राप्त देता है, कुछ इसके 2 बिंदु जान लेते हैं। और वो है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों का पालन करते हुए राज्य के भीतर यात्रा उद्योग को बढ़ावा देना, और दूसरा है अपने पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय संसाधनों उत्पादनों का उपयोग करना। अगर आप ये 2 फैक्टर फुलफिल करते हैं तो आपको UNWTO से मान्यता प्राप्त होती है। इसे कुछ और की पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो केरल के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म यानी RT मिशन को आधिकारिक तौर पर 20 अक्टूबर 2017 में जो केरल के CM है पिनरई विजयन द्वारा लॉन्च किया गया था। नवंबर 2023 को केरल के ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड राज्य के RT टूरिज्म मिशन द्वारा सफलतापूर्वक प्रचारित अपनी टिकाऊ और महिला समावेशी पहल के लिए दिया गया है। केरल को बेस्ट फॉर लोकल सोर्सिंग फास्ट क्राफ्ट एंड फूड श्रेणी में यह अवार्ड प्राप्त हुआ है। और इसमें महिलाओं की भागीदारी किस हिसाब से है वो देखें तो यह महिलाओं के नेतृत्व वाले छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों को पर्यटन गतिविधियों से जोड़ने और स्वदेशी उत्पादों के प्रभावी विपणन को सुनिश्चित करने के लिए दिया जाता है। इस अवार्ड को रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पार्टनरशिप और इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म द्वारा दिया जाता है। तो ये थे इससे कुछ मुख्य पॉइंट्स। आज का नेक्स्ट अपडेट है, आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच को अपने उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए 2023 बुकर पुरस्कार मिला है। तो इसके की फैक्ट्स को देखें तो आयरलैंड के 45 वर्षीय पॉल लिंच द्वारा लिखित प्रॉफिट सॉन्ग को प्रतिष्ठित 2023 बुकर पुरस्कार जीता। पॉल लिंच को बुकर पुरस्कार पहली बार मिला हुआ है। तो इसमें पॉल लिंच को क्या क्या मिला, तो इसमें 50,000 पाउंड स्टर्लिंग की राशि मिली और एक ट्रॉफी प्रदान की गई। 26 नवंबर 2023 को लंदन में आयोजित एक समारोह में 2022 के विजेता श्रीलंका के सहान करुणातिलका द्वारा पुरस्कार राशि और ट्रॉफी पॉल लिंच को प्रदान की गई। तो जो पिछली बार 2022 के विजेता थे श्रीलंका के सहान करुणातिलका द्वारा इनको ये ट्रॉफी और राशि प्रदान की गई। तो सहान करुणातिलका को 2022 में अपनी पुस्तक 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए बुकर पुरस्कार जीता था इन्होंने। लेखक पॉल लिंच के अनुसार प्रॉफिट सॉन्ग पुस्तक सीरियाई गृहयुद्ध और उसके बाद हुए शरणार्थी संकट से प्रेरित है। इसके कुछ और की पॉइंट्स को देखें। और यह पॉल लिंच की 5वीं किताब है बाय द वे। तो प्रॉफिट सॉन्ग के अलावा 5 और पुस्तकों को 2023 में बुकर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। इसमें है द विंग स्टिंग, लेखक हैं पॉल मरे, आयरलैंड से हैं। वेस्टर्न लेन, इसके लेखक हैं चेतना मारो जो ब्रिटेन से हैं। दिस अदर ईडन, इसके लेखक हैं पॉल हार्डिंग जो अमेरिका से हैं। इफ़ आई सर्वाइव यू, लेखक है जोनाथन स्कोफरी जो अमेरिकी हैं। स्टडी फॉर ओबीडियंस, लेखक है सारा बर्नस्टीन जो कि कनाडा से हैं। बुकर पुरस्कार के बारे में देखें तो बुकर पुरस्कार एक साहित्य पुरस्कार है जो अंग्रेजी में लिखे गए और यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए दिया जाता है। यानी कि ये एक साहित्य पुरस्कार है जो यूके और यूके से लगती एक कंट्री है आयरलैंड, इन दोनों जो इंग्लिश में जो उपन्यास प्रकाशित होती हैं उनके लिए दिया जाता है। उनमें जो बेस्ट बुक्स होती हैं उनके लिए दिया जाता है हर साल। बुकर पुरस्कार की स्थापना 1968 में बुकर पुरस्कार फॉर फिक्शन के रूप में की गई थी। सबसे पहला पुरस्कार 1969 में ब्रिटेन के PS न्यूबी को उनकी पुस्तक समथिंग टू आंसर फॉर के लिए प्रदान किया गया था, मतलब कि 1969 से दिया जा रहा है। इससे कुछ और की पॉइंट्स को देखें तो बुकर पुरस्कार के भारतीय विजेता कौन कौन रहे हैं तो इस बारे में देख लेते हैं। बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अरुंधति रॉय हैं। उन्हें 1997 में उनकी प्रकाशित उनकी पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए उन्हें पुरस्कार दिया गया। 2006 में अपनी पुस्तक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉज के लिए पुरस्कार पाने वाली किरण देसाई दूसरी भारतीय हैं। 2008 में अपनी पुस्तक द व्हाइट टाइगर के लिए पुरस्कार पाने वाले तीसरे भारतीय हैं अरविंद अडिगा। अभी जो बुकर पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय तौर पे भी दिया जाता है तो इसके बारे में देखें तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पहली बार 2004 में प्रदान किया गया था। पहले से हर जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है, क्योंकि जो बुकर पुरस्कार है वो तो हर साल दिया जाता है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है ये पहले साल में 2 बार दिया जाता है, लेकिन 2016 से
वार्षिक करते हैं, अभी ये भी हर साल दिया जाता है। तो गीतांजलि श्री के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली गीतांजलि श्री अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। उन्हें उनकी हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड यानी रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 में दिया गया था। तो आज का नेक्स्ट अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट भारतीय नौसेना दिवस है। आज एक्चुअली 4 दिसंबर है, तो आज भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है इसके बारे में हम इसमें देखेंगे। तो भारतीय नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। उसकी शुरुआत 1972 में हुई थी। नौसेना दिवस पर हर साल भारत और पाकिस्तान के बीच जो 1971 का युद्ध हुआ था उसको याद किया जाता है, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान, जिसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वो अलग हो गया था पाकिस्तान से। पाकिस्तानी सेना ने 3 दिसंबर को भारतीय वायु क्षेत्र में अपनी और सीमावर्ती क्षेत्र में अपने लड़ाकू विमान के जरिए भारत पर हमला किया था 1971 में। उस वक्त भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान को जवाब देने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था और उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ट्राइडेंट। 4 दिसंबर 1971 को यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। इस युद्ध में पहली बार जहाज पर मार करने वाले एंटी शिप मिसाइल का इस्तेमाल किया गया, पहली बार। इस दौरान जो भारतीय नौसेना थे उसने पाकिस्तान में कई बहुत कराची पोर्ट पर बहुत तबाही मचाई थी, सबको पता ही है। इस दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान में कई जहाज और तेल डिपो पूरी तरह नष्ट कर दिए। और इसमें जो नौसेना के जो मेन जो जहाज थे वो थे INS मिसाइल, INS निरहट, INS पीर, INS निपट। ये 4 एक्चुअली फ्रिगेट थी जो कि पाकिस्तान के इलाके में उन्होंने तबाही मचाई थी। इसके बारे में इंडियन नेवी के बारे में कुछ और देख लें तो इंडियन नेवी जो है दुनिया की टॉप नौसेना में से भारतीय नौसेना का 7वें नंबर पर स्थान आता है और यह दक्षिण एशिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना है। आधुनिक भारतीय नौसेना की नींव 17वीं शताब्दी में रखी गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने समुद्री सेना के रूप में 1934 में रॉयल इंडियन नेवी की स्थापना की थी और वही रॉयल इंडियन नेवी आज इंडियन नेवी है। और भारतीय नौसेना दिवस हम क्यों मनाते हैं तो पता ही है। 1971 में जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था जिसमें भारत की बहुत बड़ी विक्ट्री हुई थी। 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था और फलस्वरूप बांग्लादेश एक अलग देश के रूप में सामने आया था। 4 दिसंबर नेवी डे की बात हो गई है तो एक बार दिसंबर मंथ के इम्पोर्टेंट डेज के बारे में देख लेते हैं। तो 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे आता है, 2 दिसंबर को नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, 2 दिसंबर को इंटरनेशनल डे फॉर एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी यानी अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस आता है और 2 दिसंबर को ही वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे यानी विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। दिसंबर 3 को वर्ल्ड डे फॉर हैंडीकैप्टेड एंड इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी विश्व विकलांग दिवस और विकलांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। दिसंबर 4 को भी हमने देखा ही है, इंडियन नेवी डे है, भारतीय नौसेना दिवस। दिसंबर 5 को इंटरनेशनल वॉलंटियर डे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट यानी आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है। दिसंबर 5 को वर्ल्ड सॉइल डे यानी विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है और दिसंबर 6 को डॉक्टर BR अम्बेडकर की डेथ एनिवर्सरी एक्चुअली BR अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि है। और दिसंबर 7 को आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे यानी सशस्त्र बल झंडा दिवस मनाया जाता है। दिसंबर 7 को इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे यानी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे यानी अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे यानी मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है और 10 दिसंबर को ही डेथ एनिवर्सरी है अल्फ्रेड नोबेल की, जिनके ऊपर आज नोबेल जो ग्लोबल तौर पर नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं वो अल्फ्रेड नोबेल उन्हीं से संबंधित है। दिसंबर 11 में यूनिसेफ फाउंडेशन डे है यानी यूनिसेफ स्थापना दिवस है और दिसंबर 11 को ही इंटरनेशनल फाउंडेशन डे यानी अंतर्राष्ट्रीय स्थापना दिवस है और दिसंबर 11 को ही इंटरनेशनल माउंटेन डे यानी अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस भी है और दिसंबर 12 को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे यानी सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस है। दिसंबर 14 को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है। दिसंबर 16 को विजय दिवस है। ये विजय दिवस
वो वाला दिवस नहीं है कि कारगिल विजय दिवस, वो अलग है 1990 वाला, ये विजय दिवस अलग है। दिसंबर 16 को इंटरनेशनल टी डे, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। दिसंबर 18 को इंटरनेशनल माइग्रेंट डे यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। दिसंबर 19 को गोवा लिबरेशन डे यानी गोवा मुक्ति दिवस। याद सबको याद ही होगा कि दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से गोवा को आज़ाद किया था भारतीय सेना ने। दिसंबर 20 को इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडरिटी डे यानी अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस। दिसंबर 22 को नेशनल मैथमेटिक डे यानी राष्ट्रीय गणित दिवस। दिसंबर 24 को नेशनल कंज्यूमर राइट डे यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। दिसंबर 25 को है क्रिसमस डे और दिसंबर 25 को ही है गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस। तो बस यही थी आज की अपडेट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आती तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।